टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो अगेन आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से हमें ये पता चलता है कि हमारे एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ हम उस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एंड इवन कई बार तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए हम आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिस्ट्री के एक नहीं बल्कि 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये आपके क्लास 11 हिस्ट्री का पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सो इस क्वेश्चन पेपर में एग्जाम का जो फॉर्मेट है, क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, वो आपके लेटेस्ट फॉर्मेट से बिल्कुल अलग है। सो इसीलिए इस फॉर्मेट को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लेटेस्ट फॉर्मेट को फॉलो करना है। सो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सो प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस था वो भी डिफरेंट था एंड इस साल आप लोगों का हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी अलग है। सो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हमें हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है जो कि आपके करंट सिलेबस से पूछा गया है। सो जैसे कि हम इस वीडियो में एक नहीं बल्कि 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो अगर हम इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से डिस्कस करने जाएंगे देन ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने पांचों प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, सो उन पांचों क्वेश्चन पेपर में से जो भी आपके लेटेस्ट सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, सो उन सारे क्वेश्चंस का एक सेपरेट पीडीएफ बना रखा है। सो इसीलिए मैं जितने भी क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को उस पीडीएफ के थ्रू ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सो इस वीडियो में मैं ना सिर्फ आप लोगों को पांचों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को बताऊंगी, साथ ही मैं आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर दूंगी और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा गया है एंड इवन मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को भी प्रोवाइड करूंगी। बट यहाँ पे और एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो भी आंसर मैं प्रोवाइड करूंगी वो सारे ही आंसर टू द पॉइंट आंसर है। उन सारे आंसर्स को आप अपने एग्जाम में लिख के मत आना। सो बेसिकली टोटल हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो पांचों ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सो पांचों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला के टोटल आप लोगों के 30 क्वेश्चंस बनते हैं। सो अगर इन 30 क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं इंडिविजुअली बोलने जाऊंगी, एक्सप्लेन करने जाऊंगी या फिर आंसर्स को फ्रेम करूंगी देन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड इवन इन 30 क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के आंसर्स का हिंट प्रोवाइड कर दूंगी कि आप किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो। बट आपको उस हिंट को पढ़ के, उस आंसर को पढ़ के अपने वर्ड्स में ही आंसर को फ्रेम करना है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के साथ साथ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जानने के साथ साथ आप अभी अपने क्लास 11 हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो जैसे जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगी, सो वैसे वैसे आप खुद से अपने आंसर को अपने कॉपी में लिख सकते हो एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है देन जो भी आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, सो उस आंसर को अच्छे से पढ़ के आप फिर अपने वर्ड्स में उस आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से अभी क्वेश्चन आंसर को लिखते हो देन इससे आपका बिल्कुल टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में भी पता लग जाएगा और साथ ही साथ आपका एग्जाम के लिए एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप लोगों ने अभी तक कितना ज्यादा प्रिपरेशन किया है, क्या आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर नहीं। सो नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बट आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आंसर आपको अपने खुद के वर्ड्स में ही फ्रेम करना है, इन सारे आंसर को एग्जाम में लिख के मत आ जाना। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So your very first question from your first previous year question paper is, what restrictions were imposed on the serf in the Europe of 13th century? सो 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान यूरोप में रहने वाले जो सर्फ होते थे, सो सर्फ किन लोगों को कहा जाता है? सो बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी में जो तीसरा वर्ग था, जो तीसरा ऑर्डर था, वो था पीजेंट्स। सो पीजेंट्स के भी दो कैटेगरी होते थे, एक होता था फ्री पीजेंट्स एंड दूसरा होता था अनफ्री पीजेंट्स। सो बेसिकली अनफ्री पीजेंट्स को ही सर्फ कहा जाता था। सो 13th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान यूरोपियन सोसाइटी में रहने वाले जितने भी सर्फ थे, सो उन सारे लोगों के ऊपर, उन सारे सर्फ
के ऊपर कौन से रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किए जाते थे। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो 6th चैप्टर है द 3 ऑर्डर्स, सो उस चैप्टर से पूछा गया है। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू द आंसर, प्लीज चेक इट। Now your next question is question number 2. Write any 4 rules formulated by Changiz to lay special emphasis on discipline in the army. So आपको ऐसे 4 रूल्स के बारे में लिखना है जो कि चंगेज खान के द्वारा ही फॉर्मुलेट किया गया था, यानी कि बनाया गया था, ताकि चंगेज खान का जो आर्मी था, जो मिलिट्री था, उसमें डिसिप्लिन बना रहे, यानी कि उनकी आर्मी में जो अनुशासन है वो बना रहे। सो ये क्वेश्चन आपका जो 5th चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर, सो उस चैप्टर से पूछा गया है। Now your next question is question number 3. What led to the conflict between the, so यहाँ पे king होगा, so what led to the conflict between the king and the parliament in England in the 17th century? सो 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड के जो किंग थे एंड इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट था, सो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, विवाद होता है। सो क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से पार्लियामेंट एंड किंग के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज होता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 17th सेंचुरी? सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो 3रा चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, सो उस चैप्टर से पूछा गया है। Now your next question is question number 4. What were the steps taken by the Mesopotamian king to increase his influence and control? So basically ऐसे कौन से स्टेप्स थे जो कि मेसोपोटामियन किंग्स के द्वारा लिया गया था, यानी कि मेसोपोटामिया को रूल करने वाले जितने भी राजा थे, जितने भी किंग्स थे, सो उन सारे किंग्स के द्वारा कौन से स्टेप्स को लिए गए थे ताकि उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो कंट्रोल है मेसोपोटामिया में, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सके। सो ये क्वेश्चन आपका जो 2nd चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, सो उस चैप्टर से पूछा गया है। Now your next question is question number 5. Describe the technological changes and its effect in agriculture at a time when European society was dominated by feudal elements. So basically यूरोप में जब फ्यूडलिज्म का सिस्टम चल रहा था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान यूरोपियन सोसाइटी में कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि बेसिकली यूरोप में एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, सो उन सारे टेक्निक्स में कौन से चेंजेस हुए एंड उन सारे चेंजेस की वजह से, उन सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से यूरोप में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। सो आपको इस चीज को बताना है। सो ये जो क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 6th चैप्टर से पूछा गया है द 3 ऑर्डर्स। Now your next question is question number 6. How could the natives in USA be pushed further inside and be unsettled in a land where they had lived for so long? And how did they suffer? सो बेसिकली यूएसए में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे, जो मूल निवासी थे, सो यूरोपियंस ने किस तरीके से यूएसए में रहने वाले नेटिव पीपल को उन्हीं के प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया एंड उनको फर्दर इनसाइड की तरफ पुश कर दिया, यानी कि बेसिकली अमेरिका में जो डेजर्ट वाला इलाका है, सो जो यूरोपियंस थे उन्होंने यूएसए में रहने वाले मूल निवासियों को अमेरिका के डेजर्ट इलाके की तरफ पुश कर दिया। सो बेसिकली जो नेटिव पीपल थे, जिस लैंड में वो इतने सालों से रहते हुए आ रहे थे, सो उन्हीं के लैंड से डिस्प्लेस कर दिया गया बाय द यूरोपियंस। सो इस चीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से जो नेटिव पीपल थे वे लोग सफ़र कर रहे थे। सो ये क्वेश्चन आपके 10th चैप्टर से पूछा गया है, डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। Now your next question is question number 7. China did not only learn but unlearned also. Justify. सो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपके 11th चैप्टर से पूछा गया है, पास टू मॉडर्नाइजेशन। सो क्वेश्चन ये है कि चाइना ने बेसिकली जो 19th एंड 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, जो कि कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड था, सो उस टाइम पीरियड के दौरान चाइना ने बहुत कुछ सीखा है, बट साथ ही साथ चाइना ने बहुत कुछ नहीं भी सीखा है। सो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। सो विद क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सारे ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए, जो कि आपके करंट सिलेबस से मैच करते हैं। सो नाउ अब हम आपके दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 2 इज
How could Genghis Khan be the undisputed ruler among the Mongols where there were so many tribes? So किस तरीके से चंगेज खान एक अनडिस्प्यूटेड रूलर थे? सो अनडिस्प्यूटेड रूलर का मतलब होता है एक अनचैलेंजिंग रूलर, यानी कि एक ऐसा रूलर जिसको कोई भी चैलेंज नहीं करता है, एक एक्सेप्टेड रूलर। सो किस तरीके से चंगेज खान मंगोलिया के एक अनडिस्प्यूटेड रूलर थे अमंग द मंगोल्स, यानी कि जितने भी और मंगोल पीपल थे, जितने भी और मंगोल रूलर थे, सो सारे ही मंगोल रूलर्स में से किस तरीके से चंगेज खान एक एक्सेप्टेड रूलर थे। सो ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, द नोमैडिक एम्पायर। Now your next question is question number 2. Explain the factors which slowed down European economic expansion by the early 14th century and what were its consequences? So basically क्या वो factors थे, क्या वो reasons थे जिसकी वजह से यूरोप में जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है जैसे ही 14th सेंचुरी की शुरुआत होती है। और साथ ही साथ आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी बताना है, यानी कि इसके इफेक्ट के बारे में भी बताना है कि जब यूरोप में इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो था वो स्लो हो जाता है, देन इसकी वजह से यूरोप में कैसा इफेक्ट पड़ता है, कैसा कॉन्सिक्वेंसेस पड़ता है। सो ये जो क्वेश्चन है, सो ये क्वेश्चन आपके 6th चैप्टर से पूछा गया है, द 3 ऑर्डर्स। Now your next question is question number 3. Why did Americans feel sympathetic towards the natives who were simultaneously denied the benefits of citizenship? So ये क्वेश्चन बेसिकली आपके 10th चैप्टर से पूछा गया है, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल। सो बेसिकली जितने भी अमेरिकन्स थे, सो अमेरिकन्स यहाँ पे यूरोपियन अमेरिकन्स को कहा गया है जो कि यूरोप से अमेरिका आए थे सेटल होने के लिए। सो जितने भी यूरोपियन अमेरिकन्स थे वे लोग नेटिव्स के प्रति, यानी कि यूएसए में रहने वाले जो मूल निवासी थे, सो उनके प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक, यानी कि बहुत ज़्यादा सहानुभूति क्यों फील कर रहे थे। और इन्हीं यूरोपियंस की वजह से, इन्हीं यूरोपियन अमेरिकन्स की वजह से जो नेटिव पीपल थे उनको सिटीजनशिप का अधिकार नहीं मिल रहा था। सो बेसिकली अमेरिका में जो सिटीजनशिप का अधिकार लोगों को मिल रहा था, जो नागरिक होने का अधिकार लोगों को मिल रहा था, सो वो जो अधिकार था, वो जो बेनिफिट था, वो अमेरिका में रहने वाले मूल निवासियों को नहीं मिल रहा था। सो क्या वो रीजंस थे जिसकी वजह से यूरोपियन अमेरिकन्स नेटिव्स के प्रति सिंपैथेटिक भी फील कर रहे थे और साथ ही साथ उन्हें सिटीजनशिप का जो अधिकार था, जो बेनिफिट था, वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। Now आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. जापान became a miracle for the world after the Hiroshima and Nagasaki bombing. Explain. सो बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड के दौरान जापान में अटैक होता है, एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है जापान के 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ में, हिरोशिमा एंड नागासाकी। सो जापान में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी जापान इतनी तेज़ी से जो रिकवर करता है, सो इसी को एक मिरेकल कहा गया है। सो बेसिकली पूरी दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक मिरेकल ही है, ये एक चमत्कार ही है कि जापान में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी जापान इतनी तेज़ी से ग्रो करता है और आज के टाइम पीरियड में अगेन जापान एक डेवलप्ड नेशन बन जाता है। सो इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लास्ट चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर नंबर 11, पास टू मॉडर्नाइजेशन। सो विद क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपके सेकेंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सो बेसिकली आपके सेकेंड क्वेश्चन पेपर में सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके करंट सिलेबस से मैच करते हैं। सो नाउ अब हम आपके थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर नंबर 3 इज Why was the process of Christianization in the 4th and 5th century in Rome a difficult one? सो बेसिकली 4th and 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में, रोम में क्रिश्चियनाइजेशन के प्रोसेस को इम्पोज किया जा रहा था। सो क्रिश्चियनाइजेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्रिश्चियनिटी रिलीजन को इम्पोज किया जाता है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन का जो इम्पोर्टेंस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। सो ये जो प्रोसेस था, क्रिश्चियनाइजेशन का जो प्रोसेस था, जो कि 4th and 5th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान रोमन एम्पायर में हो रहा था, सो ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों था? सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। Now your next question is question number 2. Name the 2 main empires that ruled over most of North Africa
आई एम सो सॉरी, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। सो राइट क्वेश्चन होगा, नेम द टू मेन एम्पायर्स दैट रूल ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट बिटवीन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द अर्ली 7th सेंचुरी। सो आपको ऐसे दो एम्पायर का नाम बताना है जिन्होंने ज्यादातर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट एशिया में रूल किया था बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड द अर्ली 7th सेंचुरी। सो ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आपके 3rd चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ना आपका तीसरा क्वेश्चन है, द रोमन सोसाइटी वॉज प्रीडोमिनेंटली एन अपर क्लास डोमिनेटेड सोसाइटी मोर सो देन द सेनेटोरियल, एक्सप्लेन। सो बेसिकली जो रोमन एम्पायर था, जो रोमन सोसाइटी था, रोमन एम्पायर में जितने भी सोसाइटी थे, सो वो सारे ही सोसाइटीज मोस्टली अपर क्लास के द्वारा ही डोमिनेट किया जाता था, अपर क्लास के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था एज कंपेयर टू द सेनेटोरियल क्लास। सो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके 3rd चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। Now your next question is question number 4. Write a note on literacy during the Roman period. So basically रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड के दौरान जो लिटरेसी था, सो उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सो अगेन ये क्वेश्चन आपके 3rd चैप्टर से ही पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। ना आपका 5th क्वेश्चन है, डिस्कस द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एंशिएंट मेसोपोटामिया एंड व्हाई वुड द अर्ली टेम्पल्स हैव बीन मच लाइक हाउसेस। सो ये क्वेश्चन आपके 2nd चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंशिएंट मेसोपोटामिया में, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बेसिकली जो भी रिलीजियस बिलीफ होता था, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस था, सो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को डिस्कस करना है, यानी कि डिस्क्राइब करना है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बेसिकली कौन से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, कैसा कैसा रिलीजियस प्रैक्टिसेस होता था। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि मेसोपोटामिया में जितने भी अर्ली टेम्पल्स थे, जितने भी मंदिर थे, सो वो सारे ही अर्ली टेम्पल्स हाउसेस की तरह क्यों दिखते थे। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको मेसोपोटामिया के टेम्पल्स के बारे में बताना है, टेम्पल्स को डिस्क्राइब करना है। ना आपके पेपर 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ चंगेज खान। सो चंगेज खान ने अपने लाइफ टाइम में जो कुछ भी अचीवमेंट्स किया था, जो कुछ भी उन्होंने उपलब्धि किया था, सो उन सारे अचीवमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताना है। सो ये क्वेश्चन आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, नोमैडिक एम्पायर। सो विद क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपके तीसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के भी सारी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जो कि आपके करंट सिलेबस से मैच करते हैं। सो नाउ अब हम आपके 4th क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, 4th प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर 4th पेपर इज, व्हाट वाज सॉलिडस। सो सॉलिडस का मतलब क्या होता है, सॉलिडस क्या है। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 3rd चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर कैन वी फाइंड द टेम्पल फॉर गॉड डैगन एंड डैगन कमांडेड लॉर्डशिप ओवर व्हाट। सो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके 2nd चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो बेसिकली मेसोपोटामिया का वो कौन सा शहर है, वो कौन सा सिटी है जिस सिटी में हमें गॉड डैगन के टेम्पल देखने को मिलता है, जिस सिटी में हम गॉड डैगन के टेम्पल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी पूछा गया है कि बेसिकली जो डैगन है वो किस चीज के गॉड माने जाते हैं, डैगन का किसके ऊपर कमांड रहता है। आपका 3rd क्वेश्चन है, इनुमरेट 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन राइटिंग। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपके 2nd चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो बेसिकली मेसोपोटामिया में जो कुछ भी राइटिंग होता था, जिस तरीके से लिखा जाता था, सो मेसोपोटामियन राइटिंग के आपको 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताना है। ना आपका 4th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रेट एसेरियन रूलर्स। सो अगेन ये क्वेश्चन आपके 2nd चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो बेसिकली मेसोपोटामिया को रूल करने वाले जो ग्रेट एसेरियन रूलर्स थे, जिन्होंने मेसोपोटामिया के शहरों को रूल किया था, सो उन सारे ग्रेट एसेरियन रूलर्स के बारे में आप लोगों को लिखना है।
आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जस्टिफाई थ्रू 4 पॉइंट्स दैट द रोमन स्लेवरी सिस्टम वाज ड्रैकोनियन। सो ये क्वेश्चन आपके थर्ड चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। सो बेसिकली आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताने हैं जिसके थ्रू आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि बेसिकली रोमन एम्पायर में जो स्लेवरी का सिस्टम था, जो स्लेवरी का प्रैक्टिस होता था, वो बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, वो बहुत ज़्यादा कठोर था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, थिंक एंड राइट द रीजंस और इंसिडेंट्स व्हिच मेक अस रिकॉल द रोमन एम्पायर। दिस में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ। सो आपको ऐसे कुछ रीजंस के बारे में लिखना है, आपको ऐसे कुछ इंसिडेंट लिखना है जो कि आपको रोमन एम्पायर का याद दिलाता है, यानी कि बेसिकली ऐसे कौन से रीजंस है, ऐसे कौन से इंसिडेंट्स है जिसके थ्रू हमें रोमन एम्पायर का याद आता है, जो कि हमें रोमन एम्पायर को रिकॉल करवाता है। सो ये सारे जो इंसिडेंट्स या फिर ये सारे जो रीजंस है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड चैप्टर से ही पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब विथ रेलिवेंट डिटेल्स हाउस प्लानिंग अंडर द मेसोपोटामियंस। सो ये क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। सो बेसिकली मेसोपोटामिया में जो हाउसिंग का प्लानिंग था, यानी कि मेसोपोटामिया के शहरों में किस तरीके से घरों को बनाया जाता था, कैसे घरों को कंस्ट्रक्ट किया जाता था, सो इस चीज को आप लोगों को बताना है विथ रेलिवेंट डिटेल्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोविंशियल कैडरेस एंड द प्रोविंसेस ऑफ इटाली हेल्प इट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वास्ट एम्पायर, जस्टिफाई। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। सो बेसिकली जो रोमन एम्पायर था, जो कि इतना ज़्यादा वास्ट था, जो कि इतना ज़्यादा बड़ा एम्पायर था, सो रोमन एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए, रोमन एम्पायर को अच्छे से चलाने के लिए बेसिकली इटाली में जो प्रोविंसेस थे, यानी कि इटाली के जितने भी राज्य थे, एंड इवन जो भी प्रोविंशियल कैडरेस थे, प्रोविंशियल कैडरेस यानी कि इन सारे प्रोविंसेस में, इन सारे राज्यों में रहने वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, सो उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया था पूरे वास्ट एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए, पूरे वास्ट एम्पायर को रूल करने के लिए। सो इस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है। नाउ आपके पेपर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड चंगेज खान वर्क टू सिस्टमैटिकली इरेज द ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हु जॉइंड हिज कन्फेडरेसी, डिस्कस। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 5th चैप्टर से पूछा गया है, नोमैडिक एम्पायर। सो चंगेज खान ने किस तरीके से वर्क किया था, किस तरीके से काम किया था ताकि मंगोलिया में रहने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, जो कि अलग अलग ट्राइब से बिलोंग करते थे, जिन्होंने चंगेज खान के मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन किया था, सो उनका जो पुराना ओल्ड ट्राइबल आइडेंटिटीज था, उनका जो पुराना एक पहचान था, उसको सिस्टमैटिकली इरेज कर सके, ताकि बेसिकली ये सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है, जो डिफरेंट ट्राइब्स के लोग हैं, वे लोग यूनाइट होकर वर्क कर सके एंड चंगेज खान की मदद कर सके, ताकि चंगेज खान अपना एक वास्ट एम्पायर को फैला सके। सो चंगेज खान ने किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल को यूनाइट किया और उनका जो पुराना ट्राइबल आइडेंटिटीज था उसको सिस्टमैटिकली इरेज किया। सो इस चीज को आपको डिस्कस करना है। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर नंबर 4 का भी सारा ही क्वेश्चंस कंप्लीट होता है, जो कि आपके करंट सिलेबस से मैच करता है। सो नाउ अब हम आपके लास्ट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर नंबर 5 इज, व्हाई इज द टर्म कैजुअल लिटरेसी यूज्ड फॉर द रोमन्स। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके अगेन थर्ड चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। सो बेसिकली रोमन्स के लिए, यानी कि रोमन एम्पायर में रहने वाले लोगों के लिए कैजुअल लिटरेसी टर्म का क्यों इस्तेमाल किया जाता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लॉयल्टी टू पावर प्रूव टू बी मोर इम्पोर्टेंट देन लॉयल्टी टू लीडर, एक्सप्लेन इन कंटेक्स्ट टू चंगेज खान सक्सेसर। सो बेसिकली पावर के लिए लॉयल रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू द लॉयल्टी टू लीडर, यानी कि अगर आप एक लीडर के प्रति इतना ज्यादा लॉयल ना भी रहो, देन आप अपने पावर के प्रति लॉयल रहो। सो ये जो लाइन है इस चीज को आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है इन कंटेक्स्ट टू चंगेज खान सक्सेसर। आपका थर्ड क्वेश्चन है, टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ मेसोपोटामिया गेज द एक्सटेंट ऑफ अर्बनाइजेशन
prevalent in Mesopotamia. Evaluate. So basically मेसोपोटामिया में, सदर्न मेसोपोटामिया में जितने भी टेम्पल टाउन्स थे, टेम्पल टाउन्स यानी कि ऐसे टाउन्स जिन सारे टाउन्स में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है. सो सदर्न मेसोपोटामिया में जितने भी टेम्पल टाउन्स थे, सो वे सारे ही टेम्पल टाउन्स कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन यानी कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण को प्रमोट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे. सो इस चीज को आपको इवेल्यूट करना है, यानी कि इस चीज के बारे में आप लोगों को बताना है. सो ये क्वेश्चन आपके सेकंड चैप्टर से पूछा गया है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ. आपका फोर्थ क्वेश्चन है, स्लेवरी इन रोम could not be even challenged by the Christianity. Justify. So basically रोमन एम्पायर में, so ये जो क्वेश्चन है समझ ही गए होंगे, ये आपके थर्ड चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट. सो बेसिकली रोमन एम्पायर में जो स्लेवरी का सिस्टम प्रिविलेंट होता था, जो स्लेवरी प्रैक्टिस होता था, सो इसको इवन क्रिश्चियनिटी रिलीजन के द्वारा भी चैलेंज नहीं किया गया है. सो इस चीज को आपको जस्टिफाई करना है. ना आपके पेपर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई वुड इट बी रॉन्ग टू कॉल द रोमन एम्पायर एज प्रिमेटिव. यानी कि ये कहना क्यों गलत होगा अगर हम रोमन एम्पायर को एक प्रिमेटिव एम्पायर कहते हैं, एक प्राचीन एम्पायर कहते हैं. सो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपके थर्ड चैप्टर से पूछा गया है, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट. सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने आपके पांचों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, जो कि आपके करंट सिलेबस से मैच करता है. एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को भी जरूर पढ़ लिया होगा अच्छे से. सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सो क्वेश्चन आंसर के अलावा अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बताऊं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, सो आपके सेकंड चैप्टर का जो वर्क हेड वाला पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इवन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में उस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया है. सो अगर आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से समझना है एंड इवन अगर आपको उस पैराग्राफ के क्वेश्चंस को भी देखना है, देन प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन टू वॉच द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर सेकंड चैप्टर. नाउ अगर आपके हम थर्ड चैप्टर की बात करें, सो थर्ड चैप्टर में जो अर्ली एम्पायर वाला पैराग्राफ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है. फिफ्थ चैप्टर की अगर हम बात करें देन यासा वाला पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड अगर हम सिक्स चैप्टर की बात करें देन बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में इन्हीं 4 पैराग्राफ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. सो विद दिस हम आज के इस वीडियो का एंड करते हैं. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा. So if you find this video helpful, then don't forget to like, share and subscribe and please press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. So now see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.